हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो आशंकाएं थीं उनका शायद निराकरण हो गया है। एक अप्रत्याशित घटना 29/4/2026 को हुई, जिसमें 2 जजों की बेंच और सिंगला केस 101 नंबर पर स्थापित हो गया। ये बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना ने 8 लाख बैंक पेंशनरों के दिल में ये खुशी की लहर दौड़ा दी। और 29/4/2026 को सिंगला केस की सुनवाई होगी। उसमें देखने से पता चल रहा है कि केवल 30 केस मिसलेनियस के हैं। हो सकता है कोई सप्लीमेंट्री केस आ जाए, 7-8 से ज़्यादा नहीं होते, मान लीजिए 40 भी हो सकते हैं। ये निश्चित है कि सारे केस अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है 12 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में रेगुलर हियरिंग शुरू हो जाती है। तो 12 बजे के बाद हमारी सुनवाई होगी और हम आशा करते हैं जैसे 2 केस पहले पार्ट हट के सुने गए, उसी प्रकार इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस केस की सुनवाई के लिए हमारे सारे के सारे पेंशनर बहुत चिंतित थे, क्योंकि इसका नंबर ही नहीं आ रहा था। इसका नंबर केवल और केवल सीजीआई साहब की पहल पर उन्होंने एडजमेंट को ख़त्म किया और उसके बाद उस एडजमेंट पर काम करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब का जो 15 दिन का एडजमेंट था उसको धराशायी जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कर दिया। उनको नहीं दिया, हालांकि वो कुछ चालें खेल गए रजिस्ट्री से 7 दिन का लेकर के, नहीं पहले ही सुनवाई हो जानी चाहिए थी। और अब केस इस लेवल पर है कि लगभग तय तो ये 5 तारीख को ही हो गया था, जब माननीय जस्टिस विक्रमनाथ जी ने यह कहा था, योर आर्गूमेंट आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड एज पर रेगुलेशन यू विल हैव टू पे। उसके लिए 3 कैलकुलेशन उन्होंने मांगे और तीनों कैलकुलेशन ये बताते हैं कि जो पेंशनर जिस समय रिटायर हुआ था उस बेसिक पे था, उसी बेसिक पे वही है, उसमें 1 पैसे का भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये तो ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशंस गए वो बता देंगे कि कोई अपडेशन नहीं हुआ है। और मान लीजिए अपडेशन का मतलब है बेसिक पे का परिवर्तित हो जाना, और वो भी कुछ इंक्रीज के साथ, उसमें डीआर और इंक्रीज दोनों जुड़ जाते हैं। और मान लो अपडेशन होना भी था तो मान लीजिए आप डीए दे रहे थे तो उससे अपडेशन हो जाता। बेसिक पे को आप स्टैटिक नहीं रख सकते हो, बेसिक पे वहां स्टैटिक है। ये बहुत बड़ी चीज है कोर्ट के लिए। वाई डिड नॉट यू चेंज द नेचर ऑफ द बेसिक पे, अमाउंट ऑफ बेसिक पे, कोर्ट तो पूछेगा। और जब कोर्ट को यह पता चलेगा अलग अलग प्रकार के डीए दिए जाते हैं, टेपर्ड दिए जाते हैं, तो वो भी एक अचंभे की बात है। अब ये तो सामने रिकॉर्ड है पूरा का पूरा। अब रही बात ये कि केस की सुनवाई कैसे होगी। इस केस की 2 प्रकार की सुनवाई है। ये सिविल अपील है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, तो पॉइंट तो वहां के भी आएंगे। और उसके अलावा सिविल अपील जब एक्सेप्ट कर लिए तो नए तथ्य भी इनको रखने पड़ेंगे अपनी ओर से कि क्या कहना चाहते हो। तो दोस्तों, रेगुलेशन की बात तो 5 तारीख को हो गई थी। हमें एक ही आशंका थी कि हो सकता है भारत सरकार फंड की थ्योरी लेकर के आ जाए और फंड की थ्योरी का कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि 5 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें केवल और केवल फंड थ्योरी का गीत गाया गया था, हिसाब किताब उसी का दिया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत था। लेकिन अब हमें लगता है कि उस फंड थ्योरी से हमारे जो वकील हैं और पिटीशनर हट चुके हैं, क्योंकि जो आचार्य जी का भाषण में सुना था उन्होंने ये कहा था कि सेक्शन 11 जब पढ़ने पर आता है तो पता चलता है कि फंड का इंतजाम केवल बैंकों को करना है। तो मुझे नहीं लगता ये फंड की बात करेंगे। अब पहले तो मान ही नहीं रहे थे, अब चलो। और क्योंकि केस से संबंधित ही एवाई पर अराइज है,
और यही वहाँ पर सारा जो कुछ करना है। और शायद सभी वकीलों को पता चल गया होगा कि फंड की बात करनी नहीं है, फंड हमारे उसमें है भी नहीं। यदि फंड की बात होगी तो उस केस को रेस्पोंडेंट मिलकर के कोशिश करेंगे किसी कमेटी को दे दी जाए, फंड का क्या कैलकुलेशन करा जाए। फंड कैलकुलेशन हमारा काम है ही नहीं, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट एट ऑल। और हमारे वकील इस काबू में आए भी नहीं कि फंड कितना है क्या नहीं है। इसका कैलकुलेशन करना एक्चुअली के माध्यम से ये बैंकों का काम है, न ये IBA का है और न ये UFBU का है और न और किसी का है। उसका इंतजाम बैंक करेंगे, ये सीधा सीधा है। और रेगुलेशन है, रेगुलेशन के बारे में बता देता हूँ। 35.1 अमेंडेड फॉर्म में ऐसा सशक्त रेगुलेशन है, ऐसा रेगुलेशन ना तो RBI का है और ना LIC का है, ना और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है जो सरकारी है। और इवन जिस प्रकार हमारे में अपडेशन लिखा है, ऐसा अपडेशन 1995 में CCS रूल 1972 में भी नहीं था, लेकिन वहाँ अपडेशन होता है और वह इम्प्लाइड था। हमारे में नहीं भी लिखा होता तब भी हमारे लिए पेंशन अपडेशन होता, क्योंकि हमारे सारा का सारा रेगुलेशन CCS रूल 1972 पर आधारित है। जो वहाँ है वो यहाँ होगा, इम्प्लाइड है तो यहाँ भी इम्प्लाइड होगा, लेकिन हमारे में तो अपडेशन है। और साथ में बताना चाहता हूँ, हम बार जो बात करते हैं कि स्मॉल कमेटी ने ये कहा था, स्मॉल कमेटी ने एक्सेप्ट ये किया था, RBI लाइन पर होगा, उस लाइन पर, ये बिल्कुल सही है कि स्मॉल कमेटी बैठी थी, एक्सेप्ट किया था, सब कुछ किया था, लेकिन वो आउट ऑफ रेगुलेशन है। रेगुलेशन में उसका कहीं जिक्र तक नहीं है। हम चाहेंगे हमारे वकीलों से कि पहले रेगुलेशन पे स्थापित हों, उसके बाद ये साइड सपोर्ट आप ले सकते हो, ये कहने के लिए कि बाद में बैठे थे तो इन्होंने RBI पैटर्न पर भी कहा था। अब कोर्ट के पास दो चीज़ें हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए, या तो RBI पैटर्न पे दिया जाए या फिर अपना जो अनेक्स चला है इसके बेस पे दिया जाए। अब एक तो स्लैब बेस्ड है और एक फैक्टर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर MF फैक्टर बेस्ड है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वकीलों को बहुत सशक्त रहना है, क्योंकि 35(1) में जो लैंग्वेज है उसकी बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन, पहले तो बेसिक पेंशन क्या है इसका अच्छी तरह से अपने रेगुलेशन के डेफिनेशन के अनुसार अध्ययन करके जाएं। बेसिक पेंशन रेगुलेशन में केवल और केवल आपकी बेसिक पे प्लस आपका स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है और कुछ नहीं है। लेकिन जो एडिशनल पेंशन जो कही गई है, आपके बेसिक पेंशन के अलावा और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के अलावा जो आपको पेंशन मिलती है यानी अलाउंसेज की, उसको कहा गया है एडिशनल पेंशन। और जब इसको सेट किया गया, उसमें देखने से पता चलता है, अनेक्शन में जाके देखोगे तो एडिशनल पेंशन अपडेटेड पेंशन ली हुई है, जहाँ से वो अपडेट हुई है, यानी जो अगले वाले जो बेस सेटलमेंट की, अगले बेस सेटलमेंट में जो फायदे दिए गए हैं उससे अपडेट कराया गया है केवल और केवल बेसिक पेंशन को और स्टैग्नेशन को। तो दोनों को समझ करके अच्छी तरह से जाएं। अब बात आती है चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, उसको हम और भी डालेंगे और भी बता रहे हैं। और 5-6 प्रश्न मैंने सभी CMD से पूछे हैं। हमने पूछा था कि क्या क्लॉज 12 सेटलमेंट 29/10/1993 का 2015 में अंडर निगोशिएशन था? क्या 2015 में रेगुलेशन जब बन गया, नोटिफाइड हो गया, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए उसे IBA और UFBA के पास भेजा जा सकता था? क्या 56 रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, कोई डाउट नहीं था? क्या जो स्मॉल कमेटी ने मीटिंग की थी और उसमें यह एक्सेप्ट किया था कि RBI लाइन पे पेंशन अपडेशन होगा, हालांकि उसको जगह नहीं मिली रेगुलेशन में, क्या वो डिस्कशन था? और बॉम्बे हाई कोर्ट में चलता हुआ एक केस जिसको जुडिशियल रिव्यू के लिए या जुडिशियल प्रेसिडेंट बना दिया गया, एक प्रेसिडेंट बना करके काम में लिया गया कोर्ट ने, क्या वो सही था? 5 प्रश्न आप अच्छी तरह से तैयार करके जाएं और कोर्ट कुछ भी पूछ सकता है और बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक ही क्लॉज 12 क्लॉज 17 को बढ़िया तरीके से कोर्ट के सामने रखा जाए तो कोर्ट समझ जाएगा यहाँ ये गलती यहाँ से हुई है, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए वही दो चीज़ बात काफ़ी है। उसके बाद हमारा रेगुलेशन 35.1 सपोर्टेड बाई या रेड विथ रेगुलेशन 56 के साथ पढ़ा जाएगा
तो सीधा सीधा उससे पेंशन अपडेशन होता है। अब ये करते कैसे हैं, क्या अपनाते हैं? साइड में वो भी आ सकता है कि स्मॉल कमेटी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, आरबीआई लाइन पर भी अपडेशन होगा, वो भी साइड में सपोर्ट देने के लिए है। और बहुत सारे लेटर हैं आईबीए के जो पेंशन अपडेशन को सपोर्ट करते हैं। और साथ में आईबीए ने जो झूठा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था उसका भी जिक्र लाया जाए। और ये वेंकटाचलम जो बार बार कहता फिरता था पूरे देश में पेंशन फंड का पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसका भी जिक्र किया जाए कि नेताओं की भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इनका क्विड प्रो क्यो, इस हाथ दे उस हाथ ले का धंधा चल रहा था। हम और भी वीडियो बनाएंगे और ये बनाने के बाद इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।